हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 16 अगस्त और आज की इस वीडियो में हम 16 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और इस एप्लीकेशन में आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो मात्र 5 मिनट में मिल सकेगा। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में विश्व अंगदान दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 13 अगस्त को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीते जी अपने बॉडी पार्ट्स को डोनेट कर दें। कहने का मतलब ये है कि जिस बॉडी पार्ट को आप अभी डोनेट करेंगे वो आपके मरने के बाद निकाल लिया जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि इस सेलिब्रिटी या किसी भी व्यक्ति ने अपने आँख का दान किया है या लीवर का दान किया है, तो जब उनकी मौत हो जाएगी तो ये आँखें और लीवर निकाल करके किसी और ज़रूरतमंद को लगा दिया जाएगा। यही है अंगदान और ये दिवस मनाया जाता है 13 अगस्त को। अब हम अगस्त मंथ के इम्पॉर्टेंट डेज डिस्कस कर लेते हैं। 6 अगस्त को मनाया गया है विश्व संस्कृत दिवस। 7 अगस्त को मनाया गया है नेशनल हैंडलूम डे यानी कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 9 अगस्त को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस। इसके बाद 10 अगस्त को क्या मनाया गया है? वर्ल्ड बायो फ्यूल डे यानी कि विश्व जैव ईंधन दिवस। 12 अगस्त को मनाया गया है वर्ल्ड यूथ डे, जबकि नेशनल यूथ डे ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। और अब 13 अगस्त को मनाया गया है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है असम गवर्नमेंट के द्वारा। और क्यों की गई है? तो महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। और देखिए, इस योजना के तहत पर मंथ 1730 गरीब परिवारों को 830 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाएगा। और ये असम सरकार की सबसे बड़ी योजना होगी। और इसके लिए असम सरकार ने 280 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। तो देखिए, इस योजना का लाभ पाने के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहली तो ये कि व्यक्ति को असम का स्थायी निवासी होना चाहिए। दूसरा, उस व्यक्ति की ओवरऑल हाउस होल्ड इनकम यानी कि सकल घरेलू आय ये 2 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए, तब वह व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकेगा। तो अब हम जान लेते हैं असम के बारे में। आप मैप में देख सकते हैं, ये है असम की लोकेशन। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। अच्छा, असम में एक फेमस राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि किस लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए। और कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी हाल ही में यहाँ जो भीषण बाढ़ आई थी, जिसके कारण काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के सैकड़ों जानवर मारे गए थे। साथ ही असम में स्थित है गुवाहाटी। और गुवाहाटी ये 2 कारणों से चर्चे में रहा है। पहला तो ये कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 3रा एडिशन रहा था, ये आयोजित किया गया था गुवाहाटी में ही। साथ ही जो 65वां फिल्म फेयर अवार्ड रहा था, ये भी गुवाहाटी में ही आयोजित किया गया था। असम से रिलेटेड एक और फैक्ट आप याद रखेंगे कि एनआरसी और जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये असम ही है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑनलाइन स्टडी पॉइंट की जो लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर की पीडीएफ है, जिसमें कि जनवरी 2020 से लेकर के जून 2020 तक के 800 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन विथ डिटेलिंग विथ एक्स्ट्रा फैक्ट कवर कराए गए हैं, जो कि आपके आगामी किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर के परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में सनफीस्ट इंडिया रन एज वन इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं एलियूड किपचोगे। देखिए, रन एज वन ये एक प्रतियोगिता होगी जो कि 60 दिन तक चलेगी और ये स्टार्ट हो चुकी है 15 अगस्त से। और इसी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं एलियूड किपचोगे। नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। अच्छा, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं केन्या से, क्योंकि कई बार एग्जाम में खिलाड़ी की कंट्री भी पूछ ली जाती है। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं केन्या की लोकेशन। ये है केन्या। ये किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में। मैंने आप लोगों को बताया भी है कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कि कर्क रेखा आप देख सकते हैं भारत के बीचों बीच से होकर गुजर रही है। मकर रेखा और इक्वेटर ये तीनों ही एकमात्र महाद्वीप से गुजरती है। साथ ही क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा
सबसे बड़ा द्वीप ये अफ्रीका महाद्वीप ही है। पहला है एशिया। अब यदि आप केन्या को थोड़ा जूम करके देखेंगे तो ये है केन्या। केन्या की कैपिटल क्या है? तो ये है नैरोबी। अच्छा, नैरोबी में किसका हेडक्वार्टर स्थित है? UNEP का, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का। करेंसी क्या है? तो ये है कीनियन शिलिंग। और केन्या के पास यदि यहाँ पास आप देखेंगे, ये जो त्रिभुजाकार आकृति दिख रही है ये कहलाती है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। कई लोगों ने कमेंट में पूछा है इसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्यों कहते हैं। तो देखिए, अफ्रीका की ये जो त्रिभुजाकार आकृति है जिसमें 4 देश आते हैं, बस इसे ही नाम दे दिया गया है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का। अब ये 4 कंट्रीज है कौन कौन सी? ये जो बड़ा वाला पार्ट आप देख रहे हैं ये कहलाता है सोमालिया, ये है इथियोपिया, ये छोटा सा है जिबूती, और इसके बगल में ये है इरिट्रिया। और यही 4 कंट्रीज मिलके कहलाती है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के आसपास यदि हम इम्पोर्टेंट जलधाराओं को कवर करें तो देखिए ये है मेडागास्कर। और मैंने आप लोग बताया भी है, मेडागास्कर के जो इधर से जलधारा आती है ये कहलाती है अगुल हास जलधारा, जो इधर से आती है ये कहलाती है मोजेम्बिक जलधारा। अब इन जलधाराओं की डायरेक्शन क्या है? तो ये है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ। मतलब ये कैसी जलधारा होगी? ये होगी गर्म जलधारा। जबकि आप अटलांटिक सागर वाले एरिया में देखेंगे तो यहाँ से ऊपर जाती हुई एक जलधारा है जिसका नाम है बेंगुएला जलधारा, और ये जा रही है ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ। तब ये कैसी जलधारा होगी? ये कहलाएगी ठंडी जलधारा। तो ये आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर की बात की ही जा रही है तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जो सौरव गांगुली हैं, जो कि BCCI के 39वें क्रम के अध्यक्ष भी हैं, जो नेक्स्ट ईयर टोक्यो ओलंपिक होगा 2021 में, भारत की तरफ से ये गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं। और कुछ समय पहले ही सौरव गांगुली और सुनील छेत्री, इन दोनों को ही संयुक्त रूप से जिंदल साउथ वेस्ट सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। और जिंदल साउथ वेस्ट स्टील, इसके ब्रांड एम्बेसडर भी बनाए गए हैं ऋषभ पंत, कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर कोरिया के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं किम टोक हुन। और किम टोक हुन इन्होंने किनका स्थान लिया है? जेई रियोंग का। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं ये है नॉर्थ कोरिया की लोकेशन। इसकी कैपिटल क्या है? तो ये है प्योंगयांग। करेंसी क्या है? तो ये है नॉर्थ कोरियन वॉन। यहाँ के प्रेसिडेंट है किम जोंग उन। और देखिए, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, इन दोनों को विभाजित करने वाली जो लाइन है इसे क्या कहते हैं? 38 पैरेलल लाइन या 38वीं समानांतर रेखा। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही में भारत सरकार ने नॉर्थ कोरिया को $1 मिलियन की मेडिकल सहायता देने का ऐलान किया है। साथ ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच एक कम्युनिकेशन सेंटर था जिसे कि अभी हाल ही में नॉर्थ कोरिया के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तो ये आप याद रख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की बात की ही जा रही है तो आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि कुछ समय पहले ही जो वाल्टर रोजर मार्टोज रुइज है, ये किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं? पेरू के। और अभी हाल ही में जो महिंद्रा राजपक्षे है, ये श्रीलंका के चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी ये फिर से एक्टिव हुआ है? तो ये भी हाल ही में एक्टिव हुआ है इंडोनेशिया में। अब देखिए, ये जो ज्वालामुखी है माउंट सिनाबंग, ये 400 साल से ये ज्वालामुखी निष्क्रिय था। तो 2010 में ये फिर से एक्टिव हुआ, इसके बाद 2014 में, इसके बाद 2016 में, और अब ये एक बार फिर से एक्टिव हो चुका है। ये स्थित है इंडोनेशिया में। ज्वालामुखी का नाम है माउंट सिनाबांग ज्वालामुखी। देखिए, यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी ये किस देश में है, तो ये इंडोनेशिया में है। यहाँ पर लगभग 120 से ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। जबकि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये है बैरन द्वीप, जो कि स्थित है अंडमान निकोबार में। तो ये आप याद रखेंगे। अब यदि हम बात करें इंडोनेशिया की, तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं इंडोनेशिया की लोकेशन। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? तो ये है जकार्ता। हालांकि पिछले साल इसकी कैपिटल को ईस्ट कालीमंतन शिफ्ट करने का फैसला किया गया था। यहाँ की करेंसी क्या है? तो ये है इंडोनेशियाई रुपया। यहाँ के दूसरी बार प्रेसिडेंट अभी हाल ही में बनाए गए हैं, इनका नाम है जोको विडोडो। भारत और इंडोनेशिया के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है गरुण शक्ति। देखिए, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। यदि एक्सरसाइज का नाम केवल गरुण लिखा है तो ये है भारत और फ्रांस के बीच की एक्सरसाइज, लेकिन यदि गरुण शक्ति लिखा है
तो ये है भारत और इंडोनेशिया के बीच की एक्सरसाइज, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में सबसे अधिक समय तक देने वाले कौन से प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो देखिए ये बन गए हैं चौथे प्रधानमंत्री। और इनसे पहले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह। ये बन गए हैं सबसे अधिक समय तक सेवा देने वाले भारत के चौथे प्राइम मिनिस्टर। साथ ही सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले ये पहले गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर भी बन गए हैं। और इन्होंने किनका रिकॉर्ड तोड़ा है? अटल बिहारी वाजपेयी जी का। इनका जो सेवा कार्यकाल था ये था लगभग मतलब कि 2260 दिनों तक इन्होंने सेवा दी थी, और इन्हीं का रिकॉर्ड तोड़ा है नरेंद्र मोदी जी ने। सबसे पहले यदि हम बात करें प्राइम मिनिस्टर की, तो देखिए भारतीय संविधान में आर्टिकल 74 से लेकर के 78 तक उल्लेख किया गया है भारत के प्राइम मिनिस्टर के बारे में। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? तो ये है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। और प्रधानमंत्री पद के अलावा इनके पास अंतरिक्ष मंत्रालय और कार्मिक मामलों का मंत्रालय, साथ ही पेंशन मंत्रालय, ये भी यही संभाल रहे हैं। इनकी विदेश यात्रा पहली कौन सी थी? तो पहली थी भूटान। और जब ये दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने तब इनकी विदेश यात्रा थी मालदीव। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले ये भारत के पहले नेता और ओवरऑल वर्ल्ड में तीसरे सबसे बड़े नेता बन गए हैं। इनसे पहले कौन है? तो पहले स्थान पर है अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा, दूसरे स्थान पर है अमेरिका के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और अब तीसरे स्थान पर है नरेंद्र मोदी जी का स्थान। इन्होंने जो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी, काफ़ी चर्चे में भी रहता है, 2 अक्टूबर 2014 को। तो इसी स्वच्छ भारत अभियान के लिए इन्हें बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में अमृत योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो देखिए इसमें पहले स्थान पर रहा है ओडिशा, पहले स्थान पर रहा है ओडिशा, दूसरे स्थान पर चंडीगढ़, हालांकि ये यूटी है लेकिन ओवरऑल ये रहा है दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर रहा है तेलंगाना, और चौथे स्थान पर रहा है गुजरात। तो देखिए ये जो अमृत योजना है ये है क्या? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ। इसकी फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन। इसकी शुरुआत की गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 25 जून 2015 में। और इस योजना का पर्पस क्या है? तो राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरों में पाइप के जरिए जल आपूर्ति प्रदान करना, ये है इस योजना का मुख्य उद्देश्य। और ये जो इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है, यानी कि अमृत योजना के कार्यान्वयन में जो उड़ीसा पहले स्थान पर रहा है, ये इंडेक्स रिलीज़ करता कौन है? तो ये रिलीज़ किया जाता है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। और मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स, इसका कार्यभार कौन संभाल रहे हैं? तो ये संभाल रहे हैं हरदीप सिंह पुरी। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं ओडिशा की लोकेशन। यहाँ की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर में स्थित है प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर और कलिंगा स्टेडियम, ये दोनों ही स्थित है भुवनेश्वर में। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है नवीन पटनायक, जिन्हें कुछ समय पहले ही पेटा इंडिया के द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो ये हैं गणेशी लाल। पिछले ही साल ओडिशा की कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया था। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था जो डीआरडीओ है, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने ओडिशा के चांदीपुर से ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब देखिए हम यदि अदर ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि कहीं ना कहीं रैंकिंग से रिलेटेड है और चर्चे में भी रहे हैं, तो देखिए कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ समय पहले ही जो नीति आयोग के द्वारा स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स रिलीज़ किया गया था, इसमें टॉप पर तो रहा था केरल। यदि आपसे पूछा जाए कौन सा केंद्र शासित प्रदेश टॉप पर रहा था, तो ये था चंडीगढ़। देखिए जो तेलंगाना है, इसने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर के रूप में डिक्लेयर किया है। अच्छा, गुजरात किस इंडेक्स में टॉप पर रहा है? तो देखिए नीति आयोग के द्वारा ही रिलीज़ किया जाता है वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, यानी कि जल प्रबंधन सूचकांक, और इसे टॉप किया था गुजरात ने, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में अगले सत्र में खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा ये किस राज्य ने की है? तो देखिए अभी हाल ही में दिल्ली ने ये घोषणा की है कि अगला सत्र आते तक ये खुद का शिक्षा बोर्ड बना लेगा।
सबसे पहले हम जान लेते हैं दिल्ली के बारे में। तो आप मैप में देख सकते हैं, ये है दिल्ली की लोकेशन। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कुछ समय पहले ही अपने ही नाम यानी कि एके नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो ये हैं अनिल बैजल। अच्छा, दिल्ली जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे। दिल्ली में ही स्थित है राष्ट्रपति भवन और ये स्थित है रायसीना की पहाड़ियों पर। साथ ही भारत का पहला वॉर मेमोरियल ये भी दिल्ली में ही स्थित है। और भारत का जो पहला प्लाज्मा बैंक है ये दिल्ली में ही स्थापित किया गया है। और कोरोना के बीच 5T प्लान, ऑपरेशन सील्ड और SS कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन ये सभी लॉन्च किया गया था दिल्ली गवर्नमेंट के ही द्वारा। और भारत का पहला ई वाहन चार्जिंग प्लाजा ये दिल्ली में ही स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में CRPF के महानिरीक्षक कौन बने हैं? तो देखिए, ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है। CRPF के महानिरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर जनरल ये भी हाल ही में बन गए हैं PS रानीपत से और इनकी नियुक्ति अगले 5 सालों के लिए कर दी गई है। अच्छा, PS रानीपत से ये हैं कौन? तो देखिए, ये ओडिशा कैडर के 1995 बैच के IPS ऑफिसर हैं। यदि हम बात करें CRPF की, तो इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 में और अभी हाल ही में यानी कि 27 जुलाई को CRPF ने अपना 82वां स्थापना दिवस भी मनाया है। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। इसके महानिदेशक कौन है? आनंद प्रकाश माहेश्वरी और महानिरीक्षक ये बन गए हैं PS रानीपत से। अच्छा, CRPF इसका मोटो क्या है? तो इसका मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी। अब यदि हम बाकी 2 ऑप्शन को डिस्कस करें तो हाल ही में जो हार्दिक सतीश चंद्र साय है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं, जबकि P प्रवीण सिद्धार्थ तो ये प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जी के नाम पर किस राज्य में 2 फ्लाईओवर के नाम रखे गए हैं? तो ये रखे गए हैं गुजरात राज्य में। तो देखिए, हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में यानी कि अहमदाबाद नगर निगम ने कुल 5 फ्लाईओवर के नाम रखे हैं, जिनमें से 2 के नाम रखे गए हैं सुषमा स्वराज और अरुण जेटली जी के नाम पर। आपने 2 ही इसलिए याद रखने हैं क्योंकि इन दोनों का नाम अभी चर्चे में रहा है, क्योंकि इनके नाम पर और कई जगहों के नाम भी बदले गए हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें सुषमा स्वराज जी की, जो कि दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री रही थी, साथ ही भारत की पहली महिला विदेश मंत्री ये सुषमा स्वराज जी ही थी। अब आप ये कहेंगे कि भारत की पहली महिला विदेश मंत्री ये इंदिरा गांधी जी थी, तो ऐसा नहीं है। जो सुषमा स्वराज जी थी ये भारत की पहली महिला पूर्णकालिक विदेश मंत्री थी, इसलिए इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइए। अब सुषमा स्वराज जी के निधन के बाद अन्य 3 जगहों के नाम भी बदले गए हैं। मैं आप लोगों को एक एक करके बता देती हूँ। जो अम्बाला बस स्टैंड है इसका नाम बदल करके सुषमा स्वराज जी के नाम पर किया गया है। साथ ही प्रवासी भारतीय केंद्र इसका नाम बदल कर दिया गया है सुषमा स्वराज भवन। तीसरा आप लोगों ने याद रखना है विदेशी सेवा संस्थान, इसका नाम बदल कर किया गया है सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान। तो ये आप याद रखेंगे। अब यदि हम बात करें अरुण जेटली जी की, जो कि भारत के पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। अच्छा, इनकी किताब का नाम क्या है? एग्ज़ाम का पार्ट बन चुकी है, अंधेरे से उजाले की ओर। और इनके निधन के बाद अन्य जगहों के नाम बदले गए हैं। पहला तो ये है दिल्ली में जो स्थित है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, इसका नाम बदल करके अरुण जेटली जी के नाम पर किया गया। और इसी फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में एक पवेलियन है जिसका नाम विराट कोहली के नाम पर रखा गया है। हरियाणा के फरीदाबाद में स्थित है NIFM यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट, इसका नाम बदल कर दिया गया है अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट। तो ये भी याद रखिए। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में श्रमिकों को नौकरी खोजने में हेल्प करने के लिए किस अभिनेता ने प्रवासी रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च किया? राइट आंसर था सोनू सूद। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, किस देश ने हाल ही में जमीन के जहाज से तेल फैलने पर पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और ये वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया है तो एक लाइक और एक शेयर तो बनता ही है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।